My name is Umar Hussain. I'm the father of Sweet Tooth, Orange Loft, Hummer Textile, Red's Bar. So I basically did everything that I loved doing. तो मैं अपनी I'll start the journey. I'll take you down the memory lane. मैं आपको थोड़ा पीछे से. So this was me जब मैं क्यूट था. तो मेरी माँ ने मुझे बचपन में एक चीज़ सिखाई कि किसी से हाथ मिलाने से 10 नेकियां मिलती हैं. तो मैं वो बच्चा था जो स्कूल में एंटर होता था तो गार्ड आया, टीचर, अपने दोस्त, हर कोई मेरा दोस्त था. गुजरते हुए जो मेरे सामने से गुजरता था मैं रोकता था और मैं उससे हाथ मिलाता था. मैं असल में नेकियां गिन रहा होता था और मैंने खुद से प्रिज्यूम किया हुआ था कि अगर हाथ मिलाने से 10 नेकियां मिलती हैं तो जफ्फी डालने से 20 मिलती होंगी. एंड आई वॉज दैट क्रेजी कैट जो अपनी पूरी लाइन से हाथ मिलाता था. असेंबली शुरू होने से पहले मैं अपनी साथ वाली लाइन से हाथ मिलाता हूँ. मैं किसी को देख लूँ तो मुझे कुछ होता था कि मैंने इससे मिला. तो हुआ ये कि पूरा स्कूल मेरा दोस्त था. इसी तरह मुझे अपनी पहली बिजनेस ट्रांजेक्शन याद आती है कि कैंटीन वाला भी मेरा दोस्त था क्योंकि मैं हर एक से हाथ मिला रहा होता था. तो मैंने ना हमारी कैंटीन से 1 रुपए की जो 4 टॉफियाँ मिलती थी ना वो मेरे घर के पास से एक दुकान से 1 रुपए की 2 मिलती होती थी. तो मैंने ना 10 रुपए की 40 टॉफियाँ खरीदी एंड द नेक्स्ट डे आई बॉट दोस 40 टॉफीज टू कैंटीन वाला और उसे मैंने कहा कि ये ना आपको देनी है. और उसने मुझे 20 रुपए दे दी. उसे लगा कि शायद मैंने उसे ली होंगी. वो दिन था कि मैंने सोचा कि वाह भाई ये तो मैंने माई लाइफ इज सेटल्ड और मुझे बिजनेस समझ आ गया कि मैंने क्या करना है और मैंने ये तो बस अब रोजाना ऐसे ही है. मैं क्लास 1 का बच्चा था, 2 का. तो मैंने अगले दिन 20 रुपए की 80 टॉफियाँ खरीदी और सोचा कि अब मैं जाके अब मैं घर से कभी पैसे नहीं लूंगा, कभी कुछ नहीं करूंगा. तो बेसिकली माई फादर वॉज किडनैप्ड एंड मर्डर्ड इन 93. आई वॉज 4 years old. तो ही वॉज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ टेक्सटाइल्स इन पाकिस्तान. तो मुझे हमेशा ना आई ग्रू अप लिसनिंग टू स्टोरीज. तो बचपन में मुझे उनको एक मेरे ऊपर इम्पैक्ट था उस चीज़ का. क्लास 3 में ऑप्टेड फॉर कुकरी क्लब. एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती थी तो उसके अंदर मैंने कुकरी क्लब ज्वाइन कर लिया. तो उसमें 24 लड़कियां थी और मैं अकेला लड़का था. टीचर ने कहा कि आपने ना बेकिंग ग्लव लेके आना है. तो मैं घर आया. घर पे हमारी सादाम आए और बेकिंग ओवन हमारे घरों के अंदर एज अ डेकोरेशन पीस यूज होता है और उसके अंदर अक्सर खाली बर्तन ही पड़े होते हैं. तो मैंने अम्मा को बोला कि बेकिंग ग्लव चाहिए. तो उन्होंने कहा बेटा तुमने क्या करना है. तो मैंने कहा वो मैंने कुकरी क्लब ज्वाइन किया है, कुकिंग करनी है वहाँ पे. अगले दिन अम्मा स्कूल आई और उन्होंने मुझे ना मार्शल आर्ट्स में करा. वो भी क्रैश कर गया. तभी वो टाइम है जब म्यूजिक में रेवोल्यूशन आई थोड़ी. आतिफ वगैरह और ये सारे आए और म्यूजिक का टेस्ट एकदम चेंज हुआ क्योंकि डिजिटल आ गया, मोबाइल फोन नजर आना शुरू हुआ. अभी तक कोई सोशल साइट्स वगैरह तो नहीं थी तब. तो मैंने कॉन्सर्ट्स कराना शुरू कर दिए क्योंकि म्यूजिक चेंज था और कोई अपने स्कूल के ऑर्गेनाइज करना शुरू किए. तो मुझे पता चला कि मेरी तो बड़ी स्ट्रेंथ है और नेटवर्किंग मेरी बहुत अच्छी है. कॉन्सर्ट जाना शुरू किया. पहला पहला कॉन्सर्ट तीसरा या चौथा कॉन्सर्ट होगा. हम लोग स्पॉन्सरशिप के लिए एक ब्रांड के पास गए. वो पाकिस्तान में नया नया आया था, बाहर का ब्रांड था. उनको मैंने बोला कि स्पॉन्सरशिप चाहिए. उन्होंने मुझे बड़े हार्शली रिफ्यूज कर दिया कि आपकी प्राइसेस है. हालांकि आई वाज ऑल बीइंग ऑनेस्ट और वो तो सिर्फ हम लोग अपने फन के लिए गा रहे थे. ये ओ लेवल्स की बात. तो तब मुझे बड़ी एम्बैरेसिंग और बुरा महसूस हुआ कि इन्होंने मुझे इस तरह क्यों कहा. तो मुझे था कि मैंने टेक्सटाइल मेरा शौक था. एक चीज़ है कि अच्छी टी शर्ट्स मिलती नहीं है पाकिस्तान में. तो मुझे अपॉर्चुनिटी लगी. मैंने कहा ये मेरे पे डिपेंडेंट है, क्यों ना मैं खुद टी शर्ट्स बनाना शुरू करूँ. मैं निकला, मैंने डिज़ाइन बनाना शुरू किए, चीज़ें देखना शुरू की. दोस्त जो अच्छी स्केचिंग करते थे हमने वो करना शुरू किया और मैंने एक टी शर्ट्स का ब्रांड रिवोट नॉक्शियस टीज के नाम से लॉन्च किया. ये उसका पहला लोगो था. तब रॉक टी शर्ट्स नहीं मिलती थी. रॉक का नया नया रुझान था. लेकिन अभी मैं ओ लेवल्स का स्टूडेंट था और मैं यूएस गया तो वहां पे देखा कि सोवेनियर शर्ट्स होती है. मैं जब भी कपड़ा पकड़ता था तो मुझे समझ आती थी कि ये कपड़ा बनता कैसे है. मुझे पता होता था कि हुडी कैसे बनती है. कपड़े की मुझे समझ आ गई. एक कोरियन मिला. जिस तरह मैं लोगों से हाथ मिलाता था उसी तरह मिलाते मिलाते मैं एक कोरियन था और उसको मैंने कहा कि मैं तुम्हें ये हुडीज तुम्हें कितने की आ रही है. वो उनका होल सेलर था. तो उसे उसने मुझे वो हंस के उसने मेरी तरफ देखा कि ओ लेवल्स का बच्चा है और ये मुझे मतलब अभी मेरी दाढ़ी मूछ कुछ भी नहीं था और ये छोटा सा बच्चा मुझे बताएगा. मुझे कॉस्टिंग आ गई हुई थी, मुझे समझ आ गई थी. मैं उसके साथ बैठा. मैंने कहा आप मुझे ऑर्डर दो. मैं उसके पीछे पड़ गया. उसने मुझे आउट ऑफ क्यूटनेस 6,000 हुडीज का ऑर्डर दे दिया. वो पहला ऑर्डर था मेरा और मैं छलांगे लगा रहा था. पाकिस्तान आते ही मैंने 15 स्टिचिंग मशीन्स खरीदी और मैंने कहा कुछ भी हो मैंने ये ऑर्डर फौरन निकालना. वो दिन और फिर शुरू हो गया.
15 मशीनों से मैंने 30 मशीनें की। ए लेवल्स को मैंने 1 साल में किया। मुझे पता लग गया कि मैंने टेक्सटाइल इज द वे फॉरवर्ड। मैंने बड़े बड़े ब्रांड, आई वॉज नॉट इवन 18 ईयर्स ओल्ड, मैं कैसीनो फ्लोर पे नहीं जा सकता था। मैं लॉस वेगस में मैजिक शो के ऊपर, जो कि टेक्सटाइल फेयर है, साल में 2 दफा उसके ऊपर स्टॉल लगाता होता था। तो मैं छोटा सा होता था। उमर टेक्सटाइल की मैंने वो पहनी होती थी पोलो शर्ट, और मैजिक शो लॉस वेगस के अंदर मैं पूरा स्टॉल लगाना शुरू कर। ब्रॉडवे के ऊपर सबको पता लग गया कि लाहौर से कोई छोटा सा बच्चा है और वो इधर आके उछल कूद कर रहा है, और वो बस ऑर्डर पकड़ी जा रहा है, वो लोगों को मिल रहा है, एंड ही हैज दिस मैजिकल पावर्स। तो मैजिकल पावर्स क्या थे कि मैं कभी ईगो नहीं ली, कभी कुछ लिया नहीं, मैं हर किसी से जाके मिल लेता था। मतलब टी शर्ट्स के अंदर एक्सेल करते करते एलईसी, जब यूनिवर्सिटी मेरी शुरू हुई तो फर्स्ट ईयर एलईसी से पहले मेरे पास 240 स्टिचिंग मशीन थी, जो कि मेरा अपना स्टार्ट किया हुआ वेंचर था। तो पहले साल के अंदर ही अब मेरी अपनी वर्कफोर्स इतनी बड़ी थी, चीजें थी, लेकिन वो वाला उम्र जो पहले लोगों को मिल रहा था, जो हंस रहा था, रोजाना इवेंट्स कर रहा है, कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, चीजें हो रही हैं, वो सब कुछ खत्म हो गया। और अब मैं एक क्यूबिकल, एक कमरे के अंदर कैद हो गया हुआ था। अब मैं कभी बायर को बता रहा हूँ कि शिपमेंट लेट हो रही है, कभी कुछ कभी कुछ। वो वाला बंदा गायब हो गया जो शुरू से मैं लोगों को मिल रहा था। अब हमेशा कभी लेबर तंग कर रही है, कभी कुछ, तो मेरे डायनामिक्स ही चेंज हो गए। वो जो बचपन की क्लास 3 में कुकरी क्लब ज्वाइन किया था, वो शौक था खाने का, पकाने का, पीने, मतलब लोगों को खिलाने का। समझ आई कि पैसा सब कुछ नहीं है और इसको देने काट बरन। जब वो दुकान बंद की तो हैंड ओवर करनी थी वापस, तो मैंने कहा कि क्यों ना मैं एक रेस्टोरेंट को दोबारा, मैं वो क्लास 3 वाला बच्चा वापस लाऊं और एक चीज एक्सपेरिमेंट करूं। तो बहरहाल दैट वाज द डे व्हेन द स्वीट टूथ वाज बॉर्न। तो वो उसकी जगह मैंने स्वीट टूथ को खोला। तो जब वो किया तो वो वाला उम्र वापस आ गया, जो लोगों से हाथ मिला रहा था, लोगों को मिल रहा था, कस्टमर्स आ रहे हैं और उनको मिल रहा था। तो इट वाज न्यू पीपल एवरी डे, और मुझे उसमें ज्यादा मजा आ रहा था। आई स्टार्टेड स्पेंडिंग मोर टाइम एट स्वीट टूथ। अंदर गुस्सा तो स्टैंडर्डाइज कर लिया। जब स्टैंडर्डाइज किया तो मुझे समझ आई कि अब तो कोई भी काम कर सकता है। तो सिर्फ हमें, एनीबडी कैन डू एंड परफॉर्म थिंग्स उसी तरह जिस तरह अगर हम बताएं। और जब हमने एक दफा स्टैंडर्डाइज कर लिया, तो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा मसला था। तो अभी अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है, और वो सोल्यूशन एक अपॉर्चुनिटी होती है। तो बहुत ज्यादा लोग एक रेस्टोरेंट से दूसरे रेस्टोरेंट में जंप कर रहे होते थे। मेरे लिए बड़ा नया था। मैंने कहा यार, व्हाई नॉट क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर दोज पीपल जिनकी कोई कभी हायर नहीं करेगा। तो मेरे इंटरव्यूज बड़े देखने वाले थे। मैं उन लोगों को रिक्रूट करना शुरू किया जिनको कोई रिक्रूट नहीं करता। तो स्टार्टेड, अब जब ये पहला जब हमने किया तो इनमें नफासत ज्यादा है, सफाई ज्यादा है, और इनके लिए अपॉर्चुनिटी के लिए, और ये इतने लॉयल लोग होते हैं, एक दफा आप उनको अपॉर्चुनिटी दे दें तो उनकी लॉयल्टी जैसी मुझे आज तक नहीं मिली थी। फिर हमने एक सेकंड राउंड रखा जिसके अंदर हमने स्पेशल स्टेशन, अब मुझे मजा आना शुरू हो गया इस चीज का। हमने एक डिफरेंटली एबल्ड, आई नेवर कॉल्ड देम डिसेबल्ड, वन ऑफ द बेस्ट एम्प्लॉइज आई हैव हैड, वलीद एक लड़का था, और वो मतलब कोई देखे तो कहे कि शायद वो काम नहीं कर सकता, लेकिन उनकी लॉयल्टी और उनकी जितनी उनमें पावर है, विल पावर है, वो मेरे ख्याल से दूसरे लोगों में नहीं होती। हमने डिफरेंटली एबल्ड के लिए फिर इंटरव्यू रखे, उनके लिए स्पेशल स्टेशन डिजाइन किए स्वीट के ऊपर, फिर एक फिक्स कोटा कर दिया कि हर जगह के ऊपर ये लोग, उसी कम्युनिटी के हम लोग लेके, ट्रांसजेंडर्स भी और डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए हम लोग उनको अकोमोडेट करेंगे, हम उन्हें ट्रेन करेंगे और हम उन्हें सिखाएंगे कि जब भी कोई काम करें तो उसके साथ कोई ना कोई नेकी अटैच कर लें तो चीजें एक्सेल करना शुरू हो जाती हैं। तो स्वीट टूथ टू मी वाज मोर लाइक अ प्लेटफॉर्म दैट इनेबल्ड मी टू डू ऑल द थिंग्स दैट आई ऑलवेज वांटेड टू डू। छोटी छोटी हमने इस तरह की हरकतें करना शुरू कर दी। न्यू ईयर्स के ऊपर हम लोगों ने बाइंग आइसक्रीम विद गुड डीड्स रख दिया। हमने कहा कि भाई, मनी कांट बाय हैप्पीनेस, नीदर कैन यू बाय अ स्कूप ऑफ आइसक्रीम एट स्वीट टूथ। तो आप हमारे से इस बकेट के अंदर से एक नेकी का वादा करें, आपका आइसक्रीम फ्री। लोगों को फिर उसके अंदर एक बड़ा मजे का वाकया हुआ कि उसके अंदर एक वन ऑफ द डीड वॉल्स के अपने क्लोजेस्ट ईदी फाउंडेशन या किसी भी रेस्क्यू ऑफिसर को या किसी को थैंक यू और सिर्फ शुक्रिया अदा करके आए फॉर देयर सर्विसेज। तो आप सोचें कि रेस्क्यू 1122 का ऑफिस था भट्टा चौक के ऊपर, वहां पे कोई लोग गए और केक लेके गए क्योंकि उनको डीड मिला हुआ था। और आप सोचें कि रेस्क्यू 1122 का पूरा अमला उठ के मेरे पास स्वीट आ गया कि एंड दे हैड टीयर्स इन देयर आईज कि कभी किसी ने रुक के हमें अप्रिशिएट ही नहीं किया। तो ये पहली दफा था कि किसी ने अप्रिशिएट किया। हमने जो दूध पिलाई की एक रस्म होती है उसको हमने शेक पिलाई कह दिया, और हमने कहा कि स्वीट टूथ आपकी साली होगा कि लड़की वालों के ऊपर से एक बोझ हम कम करें
कि जो शेक पिलाई होता है, दूध पिलाई का वो ग्लास ढूंढ रहे होते हैं, हम अपना शेक लेके हमारी टीम जाती है और फ्री ऑफ कॉस्ट शेक पिलाई करा के आती है शादी के ऊपर। तो इस तरह की हमारी डिफरेंट इनिशिएटिव्स है। पर ड्यूरिंग दिस साथ हमने एक्सपेंशन शुरू की। 2015 में K2 खुद अटेम्प्ट करने के लिए गया, बलतोरो किया सारा। जब पहाड़ों से एक इश्क डेवलप हो गया। अब स्वीट टूथ क्योंकि मेरे लिए तो कुछ और था, मैंने कहा कि अभी तो मैं पहाड़ों में मैंने इस्लामाबाद नहीं खोला, मैंने जाके हुंजा अताबाद के ऊपर खोल दिया, नथिया गिली खोला, मरी खोला, जहां जहां मुझे खुद जाने का शौक था, जहां जहां मैं खुद जाता था, वहां वहां मैंने उसकी एक्सपेंशन शुरू कर दी। जब ये एक्सपेंशन शुरू की तो मुझे और लोगों की, पहाड़ वाले लोगों के मसले मसाइल नजर आना शुरू हुए, मुझे और लोगों के ऊपर एक्सपोजर मेरा इंक्रीज हो गया और कम्युनिटी बिल्डिंग का मुझे हमेशा शौक था। इसी दौरान कोरोना हो गया। तो कोविड-19 जब हिट हुआ तब मुझे याद है, दिस वाज 20 मार्च के इर्द गिर्द की बात है जब लॉकडाउन अनाउंस हुआ। मैंने कहा सबसे पहले तो अपने फ्रीजर्स खाली करें, जितना सामान पड़ा है सारा कुछ कुक करें। उन्होंने कहा हर जगह स्टॉक बहुत ज्यादा पड़ा है, क्या करें। मैंने कहा सारा कुछ पिज्जाज बनाए, बर्गर्स बनाए, पास्ता, जो जो कुछ पड़ा हुआ है वो सारा कुछ बना के नियरेस्ट हॉस्पिटल्स के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट बांट है। फ्रीजर्स आप हम एडिशनल कॉस्ट क्यों बेयर करें, हम लोग फ्रीजर्स चलते रहेंगे, अभी नहीं पता कितनी देर है, तो आप चीजें खत्म होने से बेहतर है किसी के पेट में चले जाए। रिस्क वाले बच्चे उनको मैंने मेंटोर किया होगा, जैफा वगैरह, दे आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब, उन्होंने मेरे से मेंटोरशिप भी ली थी। उनको मैंने फोन किया, मैंने कहा यार हमारे पास स्टॉक्स, जो चीज यूज नहीं हो सकती वो तुम लोग उठाओ और बाकी हम लोग हॉस्पिटल में कुक करके भेज दें। तो हमने सारे, मैंने कहा फ्रीजर अंदर भी पड़ा है, कोई फायदा नहीं दे रहा, बाहर निकाल लें, प्लग इन कर दें, तो लोग अपना बचा हुआ खाना उधर रखें, जो जिसकी नौकरी जा रही है, जिसको कुछ नहीं मिल रहा, वो वहां से मेक शिफ्ट कर सके। जब हमने पिज्जा और बर्गर हॉस्पिटल्स में भेजे तो मुझे एक हॉस्पिटल से कॉल आती है, मेरी दोस्त है एंड शी इज अ डॉक्टर एंड शी कॉल्स मी कि उमर थैंक यू सो मच कि तुमने हमें पिज्जा बर्गर भेजा, बड़ा मैं सबको मजा आया, सबने खाया, तो वी वुड हैव लव्ड कि अगर आप इसकी जगह हमें पीपी सूट भेज दे। तुमने हर एक पे 1000-1500, उसे तो नहीं होता कि हमारे लिए तो उसकी कॉस्ट इज समथिंग एल्स। अच्छा इट रैंग अ बेल, मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, किसी ने आपको कोई काम कह दिया तो आपका दिल करता है कि यार आप उसको करें। तो किसी ने कहा कि जी 3500 रुपए का है, लेकिन उमर भाई आपने मांगा है तो ना आपको 2500 रुपए का दे देते हैं। थैंक यू सो मच। 2500 के जी, उसके हिसाब से उसने मुझे ना 5 पीपी सूट्स भेज दिए। आई पेड। जब वो सूट आया मेरे हाथ में तो मैं देखा ये तो बिलो स्टैंडर्ड, क्योंकि मेरे टेक्सटाइल, अब उसे तो नहीं पता कि आई एम फ्रॉम टेक्सटाइल एंड आई। उसके बाद मेरा जो ड्राइवर है वो हमारा सैम्पलिंग मास्टर होता था किसी जमाने में फैक्ट्री में। उसको मैंने कहा यार ये तो पकड़े, इसकी कंजम्पशन क्या है, उसके ऊपर कॉस्ट क्या आती है। हमने फौरन पकड़ के उसको रिवर्स किया, आप देख सकते हैं। तो हमने पहला सूट फिर घर के अंदर सिया और उसको निकाला कि किस तरह से बनना चाहिए, इसकी कंजम्पशन रिपोर्ट किया और सारा कुछ किया, जीडीटी डिजिटल डिजाइन बनाया उसका सारा कुछ। तो मैंने फॉरेन फैब्रिक के लिए फिर उसकी तगदो शुरू कर दी। जब मैंने कॉस्टिंग की तो उसकी कॉस्टिंग 189 रुपीज निकल रही थी डॉट। तो मैंने कहा ये तो बहुत हराम है कि इस टाइम के ऊपर मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस हुई कि अगर मुझे ये पता है और ये पता होते हुए मैं कुछ नहीं कर रहा और ये सारा कुछ होने दे रहा हूँ अपनी आंखों के सामने, तो ये तो कोई इंसानियत ही ना। मैंने पकड़ा और कपड़ा फैब्रिक अरेंज करना शुरू किया और मैं भाग पड़ा। वो तकरीबन एक हफ्ता ऐसा था कि जिसके अंदर मैं सोया नहीं। मेरे ख्याल से अगर गाड़ी के अंदर कभी सो रहा हूँ, कभी फैसलाबाद किसी दोस्त के पास जा रहा हूँ फैक्ट्री, कभी मुल्तान किसी की फैक्ट्री जा रहा हूँ, कपड़ा काम मिल रहा है, कराची जा रहा हूँ कि किसी तरह कपड़ा मिले, और ये 189 जो इसकी असली कॉस्ट है उसके अंदर ये बनना चाहिए। हम लोगों ने, अल्लाह ने बड़ी मदद की और 189 रुपीज़ के हिसाब से हमने फिर तकरीबन 7 लाख प्लस पीस बनाया। पीडीएम ने मेरे से लिया, रेंजर्स ने लिया, अखुवत ने मेरे से लिया। अखुवत के लिए हमने काफ़ी बनाया था तब। मैंने कहा मेरे ऊपर 1 रुपया भी हराम है, क्यों? क्योंकि ये एक नेशनल क्राइसिस के टाइम के ऊपर हम ये किस तरह कर सकते हैं। तो पूरे पाकिस्तान की जो पीपी सूट का वो था प्राइस, हमने हर स्वीट टूथ के ऊपर इसको सेंटर बना दिया कि कोई भी डॉक्टर जाके ये सूट अपना पीएमडीसी कार्ड दे के दिखा के एक सूट 189 रुपीज पे ले सकता है। पूरी मार्केट क्रैश की, अल्लाह का लाख शुक्र है। वो इतना ज्यादा काम किया, वो तकरीबन 1.5 महीना हमने 7 लाख पीस 1.5 महीने में मैंने अचीव किया। अल्लाह का शुक्र है कि प्राइस ब्रेक हो गई है, लोग नॉर्मलाइज हो गए हैं, सबको पता है कि एक स्टेडी सप्लाई है। उसके बाद आई टुक अ ब्रेक और मैं खुद पहाड़ों में चला गया। अब पहाड़ों में गया हूँ तो वहां पे मुझे पता चला कि भाई सबसे ज्यादा सफर तो इन लोगों ने किया है। सबसे लाहौर के अंदर हर कोई इमदाद कर रहा है, राशन बांट रहा है, चीजें कर रहा है, लेकिन जिन बेचारों का पूरे साल का इन्हिसार एक 3 महीने के सीजन के ऊपर होता है, जब वो निकल जाएगा तो फिर ये लोग क्या करेंगे। और खुद हमारे हर होटल मशहूर भी हो रहा है, चल भी रहा है, फुल भी है, लेकिन ये बेचारे, जब हम अब फारिग होके मैं पहाड़ों में बैठा हुआ हूँ, हुंजा में बैठा हूँ या नथी गली में बैठा हूँ, तो मेरे पास उधर उधर के लोकल होटल वाले थे,
और वो जब बेचारे मेरे पास आते हैं तो कहते हैं उमर भाई आप हमारे लिए भी थोड़ा सा डिजाइन कर दें। तो आपके पास तो इतना कस्टमर आते हैं, हमारे पास कस्टमर नहीं आता। वो बेचारे क्यों? ये वो है, जब मुझे वो रियलाइज हुआ तो दैट इज व्हेन ऑरेंज लॉफ्ट वाज बॉर्न। तो अब ये क्या है, हमने अब जो भी एक बंदा पहाड़ों में एक होटल बनाते वो अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी इकट्ठी करके 5 कमरे तैयार करता है। उस बेचारे को ये नहीं पता कि फूलों वाला कंबल नहीं लेना, हम लोगों को वाइट पसंद है। वो बेचारा दीवार की लकड़ी के ऊपर पिंक रंग का पेंट कर देता है। उस बेचारे को ये नहीं पता कि फ्लोर के ऊपर क्या करूं। कोई मशवरा कुछ देता है, कोई मशवरा कुछ देता है, और बेचारे को पता नहीं है क्योंकि वो इधर आ नहीं है। तो मैंने जितनों को मैं बताता रहा बनाता रहा, उनके अच्छे भी बनते रहे। तो मुझे समझ आई कि ये तो हम टूरिज्म की पाकिस्तान में बात करते हैं, तो किसी और तरीके से टूरिज्म की डिमांड मीट हो ही नहीं सकती जब तक हम इन सबको अपलिफ्ट ना करें साथ। हम कहते हैं कि 3 किस्म के टूरिस्ट है जो ट्रैवल करते हैं: पीपल ट्रैवलिंग विद फैमिलीज एंड हनीमूनर्स, पीपल ट्रैवलिंग इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप्स, पीपल ट्रैवलिंग फॉर एडवेंचर। ये तीनों के लिए हमारा फिर होटल, हॉस्टल्स और ग्लैम्प्स का मॉडल है। मैंने क्या किया, जितने भी लोग थे उनकी जगह, अब एक बंदा जो उसका एक्सेस टू मार्केट ही नहीं है, वो लाहौर में उसकी आवाज़ नहीं पहुंचती, उसकी आवाज़ इस्लामाबाद नहीं पहुंचती क्योंकि उसका ब्रांड नेम नहीं है। वो बेचारा अच्छा भी बना ले तो उसके पास कोई नाम नहीं है। तो फिर हमने उसको, उनकी प्रॉब्लम को लेते हुए मैंने एक पूरी सेट ऑफ आर्किटेक्ट्स और स्टैंडर्डाइजेशन हमने कर दी है होटल्स की और हॉस्टल्स की। और हमने कर दी है कोई भी इनमें से किसी भी कैटेगरी में फॉल करेगा, जो अगर सिंगल बैक पैकर, अभी भी आप देखें कोई एक बंदा इस्लामाबाद ट्रेवल करे तो एक बंदे को एक कमरा लेना पड़ता है। यहाँ पे कोई हॉस्टल ही नहीं है जहाँ पे आप जाके रह सकें। आप लाहौर जाते हैं, आपके पास कोई इस तरह का निज़ाम नहीं है कि एक बंदा बाइज्जत तरीके से किसी अच्छी जगह के ऊपर रह सके। तो हम लोगों ने फिर उसको स्टैंडर्डाइज किया और हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह वी आर मोर देन 100 लोकेशंस नाउ। अताबाद के ऊपर हमारे इग्लूज बड़े मशहूर हुए थे, फिर हम लोगों ने अब लोकल्स की जगहों को डेवलप करके उनके ऊपर भी इंस्टॉलेशन शुरू कर दिए। सो इट इज़ ग्रोइंग एवरी डे एंड वी आर चेंजिंग उन सबको एबिलिटी और उनको स्किल डेवलपमेंट के लिए हम लोगों ने फिर डिफरेंट एमओयूज किए। हम लोगों ने एक पूरी टीम डिप्लॉय की है जो कि उनको बताया कि हॉस्पिटैलिटी क्या है, किस तरह करना है। अभी 30 साल तकरीबन टेररिज्म रहा इस मुल्क में, और उसके बाद सवात के और उधर के लोग हालांकि इतने हॉस्पिटेबल और इतनी हॉस्पिटेबल वो एरियाज थे कि अब 30 साल जो अब के जवान हुए और जिनकी एज 25, 26 या 30 साल है, उन लोगों को पता ही नहीं कि हॉस्पिटैलिटी क्या है क्योंकि उन्होंने देखा ही टेररिज्म में, ग्रो ही उधर हुआ है। तो अब वो हमारी पूरी कोशिश ये है कि वो लोग वे आर एबल टू मेक अ डिफरेंस। मैं कहता हूँ कि हमारी जिंदगी इज नॉट मोर देन 60 years। द काइंड ऑफ एयर वी ब्रीद इन लाहौर, आई डोंट थिंक कि हम लोग 60 से ऊपर जा सकते हैं। 50 से ऊपर तो वैसे ही बोनस है। उसमें से आधा टाइम तो हम लोग सो रहे थे, हाफ ऑफ द टाइम यू वर स्लीपिंग। 30 साल निकल गए, पीछे रह गए 30। में से 10 साल आप छोटे बच्चे थे, आपको होश ही नहीं। आखिरी 10 साल आपने बुढ़ापे का सहारा ढूंढना है। तो आपके पास 10 साल, उसके अंदर आप क्या प्रॉपर्टियां बनाएंगे, क्या करें। सो दिस इज हाई टाइम के वी नो कि हमारी इस 10 साल जो उनसे ही इम्पैक्टफुल हो, इसके ऊपर लोगों की जिंदगियां चेंज हो, वे आफ्टर वी आर गॉन वो चीज़ चलती रहे। थैंक यू सो मच।